हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों, हम सीपीओ के जो 2023 के कुछ क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें हम सॉल्व कर रहे हैं और बहुत अच्छे से हम अब तक 4 पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आज हम जो है 4 तारीख 10वां महीना 2023 में जो शिफ्ट सेकंड थी वो पेपर सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छे से आप लोग उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हो और इसीलिए मेरे को भी अच्छा लग रहा है चीज़ों को कराना, ठीक है? और बेहतर ढंग से चीज़ों को कराया जाएगा, ये आप निश्चिंत रहो। दूसरी चीज़, जो बच्चे हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, यार देखो, आप देख रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। दूसरी चीज़, अगर आप वीडियो को देख के कुछ भी उसमें सजेशन देना चाहते हैं, कुछ भी आप अपना व्यू रखना चाहते हैं, तो वो कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताएं कि सर इस तरीके से चीज़ें करो तो और बेहतर होंगे। तो वो चीज़ आप हमें बता सकते हो, ठीक है? आप अपना ओपिनियन कुछ भी हो वो बिना हेजिटेशन के आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है? उन पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और केवल पेपर सोल्व करने पर पूरा ध्यान देंगे, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हों सारी क्वेश्चंस में जो होंगी सारी बताते मैं चलूंगा, जो आपको आने वाले एग्जाम में बिल्कुल हेल्पफुल होने वाली है 100%। ठीक है, एक एक चीज़ वो लेके चलूंगा मैं, ठीक है? क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। एक कार ड्यूरिंग इट्स एंटायर जर्नी ऑफ 5 आवर ट्रेवल्स द फर्स्ट 45 मिनट एट ए सर्टेन स्पीड, द नेक्स्ट 75 मिनट एट ए स्पीड ऑफ 85 किलोमीटर पर आवर। ओके, देखो 5 घंटे उसने उस एंटायर जर्नी में 5 घंटे का टाइम लिया। फर्स्ट 45 मिनट में कोई स्पीड थी, हमने मान ली एक्स स्पीड थी, एक्स स्पीड से वो चल रहा था। नेक्स्ट 75 मिनट में उस 85 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, एंड लास्ट 3 आवर में उसकी स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर थी। ओके, ड्यूरिंग इट्स एंटायर जर्नी द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 73 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग द फर्स्ट 45 मिनट? यानी स्टार्टिंग में उसकी स्पीड कितनी थी, ये क्वेश्चन है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, क्वेश्चन पढ़ना भी एक कला है। क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करो जो एक बार में ही 90% क्वेश्चन कम से कम समझ में आ जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स 100% आ जाए तो बहुत ही अच्छा है। आजकल स्टूडेंट्स में पढ़ने की बिल्कुल भी ललक नहीं है। स्टूडेंट पढ़ता नहीं, लैंग्वेज पढ़ ही नहीं रहा है। सिंपल सिंपल डाटा पढ़ता है। मतलब मैथ्स अगर पढ़ रहा है तो उसमें लैंग्वेज पढ़ने की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मैक्सिमम क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप चीज़ें तभी अच्छे से कर पाओगे, ठीक है? एक रीडिंग भी एक कला है, वो बहुत ज़रूरी है आनी, ठीक है? अब हमने जैसे यहाँ पर काम किया, हमने पॉइंट किया है कि ये हमारे काम की चीज़ है, उसको पॉइंट आउट करो, केवल उस पर काम करो। लैंग्वेज पढ़ने से हमें उसमें से क्या क्या निचोड़ है वो निकालना होता है, बस। अब एवरेज स्पीड हमसे पूछ रहा है। एवरेज स्पीड का कंसेप्ट क्या है कि टोटल डिस्टेंस जितनी कवर की गई है अपॉन उस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कितना लगा है, वहाँ टोटल एवरेज स्पीड निकल गया है, ये आपके सामने, ठीक है? तो यहाँ पर एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करता हूँ, एवरेज स्पीड तो क्या होगा भाई? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी मेरे भाई? अगर मेरे भाई x किलोमीटर की स्पीड से 45 मिनट चला तो कितनी देर चलेगा वो? x गुणा 3, 15 3 45, 15 चौका 60, इतनी डिस्टेंस चलेगा। प्लस फिर बोल रहा है कि 75 मिनट में 85 की स्पीड से चला, यानी 85 की स्पीड से 75 मिनट तक चला। 15 पंजे 75, 15 चौका 60। नेक्स्ट नेक्स्ट लास्ट के 3 घंटे, देखो यहाँ पर 75 मिनट और 45 मिनट, 120 मिनट होगी। 120 मिनट का 2 घंटे हो गए, फिर बचे 3 घंटे, क्योंकि टोटल 5 घंटे जर्नी की है उसने। तो 3 घंटे जो लास्ट में वो 7 या 21, यानी 210 किलोमीटर यहाँ चला अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम तो 5 घंटे, बस सिंपली से सोल्व करना है। और वो ये कह रहा है कि इसकी टोटल एवरेज स्पीड पूरी यात्रा में 73 किलोमीटर पर आवर रही, यानी कि एवरेज स्पीड की जगह मैं 73 किलोमीटर रख सकता हूँ जी। बात आई समझ में आपके? मैं उम्मीद कर सकता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। इसे केवल सोल्व करके एक्स की वैल्यू बतानी है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? सोल्व करते हैं। इसके इधर मल्टीप्लाई, तो मेरे भाई 5 या 15, 5 7 35 और 1 36, 365 आ गया। 210 इधर जाएगा, घट जाएगा ये, है नी? और बाकी यहाँ पर कितना बनने वाला है? एक्स गुणा 3 और प्लस में 5 पंजे 25, 5 अट्टे 40, 2 42, 425/4।
4 इधर भेज देता हूँ मैं, ठीक है। बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सारी समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। इसको केवल सोल्व ही तो कर रहा हूँ मैं। 5 में से जीरो गया 5, 210 प्लस 365 में 210 घटाना है सिंपल, तो 55 बचेंगे, 155 बच जाएंगे। उसका 4 गुना करना है, 15 चौका 60, 600 और 5 चौक 20, 620 आ गया। यानी कि इसके 4 मल्टीप्लाई 4 कितना आएगा, 620। 620 में से 425 घटाना है नहीं, x गुणा 3 के बराबर है। पहले से 500 बनाओ, 75 जोड़ना पड़ेगा, यानी 175 होगा, 175 भी 195, यानी x की वैल्यू आ गई 195/3। 195/3 का मतलब होता है 65। ये इसका आंसर है, यानी कि स्टार्टिंग में उसकी स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर रही होगी। कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 1105 और 5 है। यदि एलसीएम पहली संख्या का 17 गुना है, ओके, इट मीन्स पहली संख्या तो मैं निकाल सकता हूँ ना। आप बोलोगे बिल्कुल सर, क्योंकि एलसीएम पहली संख्या का 17 गुना है, यानी पहली संख्या निकालने के लिए 17 से भाग कर दो। कितना आएगा, 17 6 102, 8 बचेंगे, 17 पंजे 85, यानी फर्स्ट नंबर 65 मिल गया। इसमें 65 है नहीं, इसमें 65 नहीं है, या तो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। आप बोलोगे बिल्कुल सर यही ऑप्शन है। अब दोनों संख्या ज्ञात करनी है मेरे को, है नहीं, दोनों संख्या फाइंड करनी है। एक संख्या 65 आ गई, दूसरी संख्या और निकालनी है। तो आप बता सकते हो सर 1105 एचसीएम इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, है क्या नहीं। सेकंड नंबर यहाँ से मिल जाएगा, 5 से 13 बार ये कट गया, तो सेकंड नंबर 13 8 104 क्या बचेंगे, और 13 पंजे 65, यानी सेकंड नंबर कितना आएगा 85, यानी आंसर नंबर डी करेक्ट होगा। कोई इश्यू नहीं किसी प्रकार का। बिल्कुल भी मैं समय नहीं लूंगा दोस्त, बिल्कुल भी समय नहीं लूंगा, बिल्कुल कम टाइम में आपको ज़्यादा देने की कोशिश करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट बात करते हैं, सेके माइनस 10 इक्वल टू पी, तो सेके की वैल्यू कितनी है। आप जो है 1.5 गुना स्पीड से भी देख सकते हो, लेकिन फायदा आपको तब होगा जब आप कंप्लीट वीडियो देखोगे, बिल्कुल तभी फायदा होगा। और मेरे को फायदा कब होगा, जब लाइक करोगे, है नहीं। तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करना, ठीक है दोस्त। यदि सेके माइनस 10 इक्वल टू पी, तो सेके की वैल्यू कितनी होगी। देखो सेके माइनस 10 इक्वल टू पी है, तो सेके की वैल्यू कितनी होगी, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने के चांसेस है, मैं बताता हूँ आपको। सेके माइनस 10 है, सेके माइनस 10 इज इक्वल टू पी दे रखा है। मैं डिटेल में बताता हूँ इस चीज को। आप जानते हो कि सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, वो कितना होता है दोस्त, वो होता है 1। इसको मैं लिख सकता हूँ सेके माइनस 10 है, सेकेंड सेके प्लस 10 है, सेके प्लस 10 है। बोल सकते तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ए माइनस बी ए प्लस बी, और सेके माइनस 10 है मेरे को गिवन है पी। इस मीन सेके प्लस 10 है कितना आ जाएगा, सेके प्लस 10 आ जाएगा, वो आ जाएगा जी 1/p। बताइए आएगा कि नहीं आएगा, आप बोलोगे बिल्कुल आएगा सर। तो सेके प्लस 10 हमारा निकल गया 1/p, सेके माइनस 10 हमारा पी था, ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, ठीक है दोस्त। तो सेके की वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ माइनस का 10 है, यहाँ प्लस का 10 है, दोनों को जोड़ दूंगा तो ये बन जाएगा 2 सेके। 2 सेके इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ा p प्लस 1/p। इट मीन्स सेके की वैल्यू पूछना चाह रहा है वो, तो पी स्क्वायर प्लस 1/p, और अगर मैं 2 से डिवाइड तो 2p। दिस इज योर करेक्ट आंसर। कोई इशू नहीं किसी प्रकार की, ठीक है। अब आप आगे से याद रखोगे कि अगर सेके माइनस 10 हमें कुछ गिवन है, तो सेके प्लस 10 इसका उल्टा जस्ट होगा, ठीक है। अगर सेके प्लस 10 गिवन है, तो सेके माइनस 10 उसका उल्टा होगा, याद रखोगे ना। नेक्स्ट, तो इसकी नीड नहीं है करने की, मैंने आपको बता दिया है, ये बिल्कुल आपको नहीं करना है। नेक्स्ट, इसे बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, डायरेक्ट ये सीखना है, अगर सेके माइनस 10 हमें गिवन है, तो सेके प्लस 10 उसका जस्ट उल्टा होगा, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 480 वर्ग मीटर है, यदि लंबाई चौड़ाई से 20% अधिक है, तो उसकी लंबाई पूछ रहा है नहीं। 20% का मतलब कितना मेरे भाई, लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा है, 20% का मतलब 5 और 6, ठीक है। लंबाई पूछ रहा तो 6 का मल्टीपल आंसर होगा, ये होने वाला है नहीं, ये भी नहीं होने वाला। हो तो सकता है 6 का मल्टीपल 6 × 18 9 27, हो सकता है 6 चौक 24, यानी इसका 4.5 गुना है, हो सकता है ये भी, लेकिन इस इन दोनों की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। बट पॉसिबिलिटी की हम बात ही नहीं करें, क्योंकि 2 ऑप्शन जो है रिमूव हुए हैं, 2 रह गए। अब इसमें कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल 480 है, तो लंबाई को 6x, लंबाई को भाई साहब 6x ले सकता हूँ जी मैं, और चौड़ाई को 5x। लंबाई गुणा चौड़ाई कितना होता है, क्षेत्रफल होता है जी 480।
या अपन ये 30 से इसको डिवाइड करूंगा, 30 से कितनी बार जाएगा 16 बार। तो x के लिए कितना आ जाएगी फाइनली 4। हमसे पूछ रहा है जी l की वैल्यू कितनी, तो l की वैल्यू कितनी आएगी 6 चौक 24। तो आंसर कितना आएगा 6 चौक 24। कोई इशू नहीं, कितना इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, यदि एक दिन में कुल 1200 किलोग्राम फल बेचे गए तो बेचे गए केले की मात्रा कितनी है। केले की मात्रा कितनी है, टोटल फल जो है ना 1200 किलोग्राम बेचे गए जी, है नी। केले की मात्रा पूछ रहा है, बनाना, बनाना की वैल्यू कितनी होगी भाई साहब। आप बोलोगे सर 1200 पूरे 100% की वैल्यू है, टोटल फल 100% है, हमें बनाना से मतलब है, बनाना कितना है भाई 30%। तो 12 दो जीरो 2 जीरो कट जाएंगे, 12 36 यानी 360। कोई इशू नहीं किसी प्रकार का, यानी 360 किलोग्राम बनाना बेचे। नेक्स्ट, 157 गुणा 157 प्लस 157 गुणा 133। देखो यहाँ पर आप एक चीज चेक कर पा रहे होगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ये फॉर्मेट बनना है यहाँ पे। और यहाँ क्या बनना, ए क्यूब और माइनस बी क्यूब। तो मेरे भाई जब भी ये चीज़ बनती है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/a-b। कितनी होगी दोस्त 1/a-b। तो 1/a-b, ए अगर 157 है जी तो 1/157 माइनस 133। तो कितना आएगा, 7 में से 3 गया 4, 15 में से 13 का 2, यानी 1/24 इसका करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, स्कूल ए और सी में पढ़ने वाले लड़कों की औसत संख्या क्या है, और टोटल लड़कों की संख्या कितनी 2000। ए और सी की बात कर रहा है भाई साहब, ए तो ये है जी, सी ये है। इनकी औसत संख्या 55% प्लस 13% तो 68%। उसका एवरेज कितना आ जाएगा बटे 2, 34%। तो मेरे को फाइनली 34% की वैल्यू निकालनी है। 17 का मल्टीपल भी आंसर चेक कर सकते हैं, जो कि ए है 680, क्योंकि प्राइम नंबर ही तो है 34%, सॉरी 34% में एक प्राइम नंबर 17 भी तो है। तो 17 का जो मल्टीपल है वो करेक्ट आंसर होगा। अगर आप चाहो तो निकालने में भी समय नहीं लग रहा है तो निकाल सकते हो कि 34% किसका 2000 का, 2000 का 34%, यानी परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे जी, 34×68 680, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक कार्यालय में 75 कर्मचारी एक प्रोजेक्ट को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। कुछ दिनों के बाद 15 कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी और परियोजना 65 डेज में कंप्लीट हो गई। 15 कर्मचारी कितने दिन के बाद चलेगी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से समझना है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है, ध्यान रखना आप, ठीक है। चलिए देखो मेरे भाई, टोटल 75 कर्मचारी प्रोजेक्ट पर लगे। बहुत ध्यान से समझना क्या कर रहे हैं हम वास्तव में। एक कार्यालय में 75 कर्मचारी एक प्रोजेक्ट को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। 75 कर्मचारी अगर लग जाएं तो शुरू से लेकर लास्ट तक लगे रहे, वो 60 दिन में निपटा देंगे उसे। कुछ दिन के बाद 15 कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी, यहां हो गया झमेला। कुछ दिन के बाद 15 कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी। हमने माना कि आफ्टर टी डेज या आफ्टर एन डेज या आफ्टर एक्स डेज, एक्स दिन बाद 15 कर्मचारी छोड़ के चले गए। मेरे भाई आप समझना ध्यान से, जब एक्स दिन तक तो 75 ने काम किया होगा, एक्स दिन तक तो 75 ने काम किया होगा, तो बचा कितने दिन का काम, बचा 75 माइनस एक्स दिन का काम, सॉरी 60 माइनस एक्स दिन का काम। अगर 75 के 75 लोग लगे रहते, सपोज करो 10 दिन तक काम किया उन्होंने, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 75 लोगों ने 10 दिन तक काम किया, तो आप क्या बोलोगे सर 75 लोगों का 50 दिन का काम बच गया, क्योंकि 75 लोगों का 60 दिन का काम था। अब यहां पर मैं बोल रहा हूँ एक्स दिन तक काम किया, अब 10 नहीं लिख रहा, अब एक्स दिन तक काम किया, तो बचा कितना 75 लोगों का 60 माइनस एक्स दिन का काम बचा। तो यहां पर हमें जो रिमेन वर्क है उस पर फोकस करना है आपको, रिमेन पर। तो मेरे भाई 15 दिन तक, कुछ दिन तक काम किया, एक्स दिन तक काम किया, लेकिन अब बच कितना गया 75 इंटू मैन इंटू डेज, डेज कितना है 60, टोटल टाइम 60 लगता है, 60 माइनस एक्स। बात आई समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अब जब 15 कर्मचारी छोड़ के चले गए तो भाई कितने कर्मचारी रह गए 60। अब उस काम को पहले तो 60 माइनस एक्स डेज लग रहे थे, अब कितने लग रहे हैं मेरे भाई, आप बोलोगे सर अब लग रहे हैं, अब कितने लग रहे हैं, अब लग रहे हैं जी 65 दिन, यानी यहाँ पे 60 दिन लग रहे हैं, अब 65 दिन लग रहे हैं। इसका मतलब 65 माइनस एक्स, 65 माइनस एक्स, इसे सोल्व करना है जी। तो 15 पंजे 75 और 15 चौका 60, सोल्व करेंगे 5 छंग 30, 300 माइनस 5x, 4 छंग 24, 240, 260 आ गया जी।
और माइनस 4x, कोई दिक्कत? तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी? 300 माइनस 240, यानी आफ्टर x डेज माना था ना मैंने, इसका मतलब आफ्टर 40 डेज 15 जो ले 15% जो है वो छोड़ के चलेगी। ठीक है, कोई इश्यू नहीं किसी प्रकार का। x इक्वल टू 40, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में डाल लेना इस चीज को। हम क्या करते हैं, जो काम हो गया उस पर फोकस नहीं करना, जो रिमेन है उस पर फोकस करना होता है बस। ठीक है, कितना हो गया था भाई? 75 लोगों का x दिन का काम हो गया था, हमने माना कि x दिन तक काम किया, बाकी कितना बचा? टोटल काम 60 दिन में हो तो 60 माइनस x दिन का बच गया 75 लोगों का। इट्स सिंपल। नेक्स्ट, रमेश ने एक बैंक से साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 15,000 रुपये उधार लिए। उसने 5 वर्षों के बाद 6,000 रुपये मूलधन लेकिन ब्याज नहीं। ओके, 5 वर्ष के बाद उसने 6,000 रुपये चुकाए और 5 और वर्ष के बाद उसने 18,600 रुपये का भुगतान किया और अपना खाता चुकता किया। प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर कितनी है? ओके, रमेश बोरो ₹15,000 एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम अ बैंक. He repaid ₹6,000 after 5 years, and after 5 more years he paid 18,600 and settle his account. Find the rate of simple interest. सुनना ध्यान से जरा, हमने माना रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट R% है, तो मेरे भाई आप बोलोगे सर पहले 5 साल में उसने कितना ब्याज दिया होगा? आप बोलोगे पूरे 15,000 रुपये की राशि पर ब्याज दिया होगा, तो 15,000 रुपये लिए थे ना उसने पहले 5 साल में, तो भाई साहब 5R% लिया होगा, इतना ब्याज लगा होगा प्लस। अब उसने मेरे भाई 6,000 रुपये लौटा दिए, अब उसने 6,000 रुपये दिए लौटा, कितने बच गए अब उसके? 9,000 रुपये, यानी कि अब ब्याज जो है वो मेरे भाई 9,000 रुपये लगेगा। 15,000 रुपये पहले तो इतना ब्याज लग गया, सिंपल इंटरेस्ट इतना लग गया, अब बाकी उसने कितने चुका दिए? 6,000 रुपये दे दिए, लेकिन ब्याज नहीं दिया, तो हम ब्याज को जोड़ कर रख रहे हैं यहाँ पर। ब्याज नहीं दिया तो हमने ब्याज को यहाँ पर रख लिया, बाकी अब 6,000 दे दिए तो बचे 9,000। अब 9,000 रुपये ब्याज भी तो लेगा, है नहीं? वो कितना फिर 5% की रेट से 5R/100, है नहीं? कोई दिक्कत नहीं, 5 साल में R% की रेट से 5R/100, कोई इश्यू नहीं किसी प्रकार का। और फाइनली अब हमें देखना ब्याज कितना लग गया जी, मेरी बात को ध्यान से समझना। देखो 15,000 रुपये लिए थे उसने और फाइनली चुकाए कितने? 6,000 रुपये यहाँ चुके हैं, 8,600 यहाँ चुके हैं, यानी कि 24,600 रुपये चुके हैं, मतलब 9,600 रुपये ब्याज लग गया, यानी ये ब्याज के बराबर। इसे बस सोल्व करना मेरे को, और सोल्व करके आर की वैल्यू फाइंड करनी है। चेक करो जरा, 2 जीरो से 2 जीरो कट की, 15 पंजे 75, 750R तो यहाँ से आ गया भाई साहब, और प्लस यहाँ से कितना आएगा जी? 9 पंजे 45, 450R यहाँ से आएगा, 750 450 1200 आ गया जी। 1200R की वैल्यू आ जाएगी फाइनली। 1200R की वैल्यू कितनी आ गई जी? वो आ जाएगी 996। तो मेरे भाई आर की वैल्यू कितनी आएगी? 8। तो रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कितना मेरे भाई? 8%, यानी दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, इन विच ईयर, हमें क्वेश्चन पर फोकस करना, इन विच ईयर डिड कंपनी क्यू प्रोड्यूस मोर फैब्रिक देन कंपनी पी। ओके, किस वर्ष या साल में कंपनी क्यू ने कंपनी पी की तुलना में अधिक आंकड़े का उत्पादन किया? ओके, अधिक उत्पादन का किया कि देखो यहाँ तो कम जा रहा है भाई साहब, ये तो कम है, ये तो आंसर नहीं होगा। यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे घट रहा है, यहाँ पर घट रहा है और यहाँ बढ़ रहा है, यानी कि 2001 और 2002 और 2005, 2002 और 2005 में उत्पादन बढ़ रहा है। कितना सिंपल, डीआई के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, बहुत ही ज़्यादा। सारे सीपीयू के सेट्स आप एनालिसिस कर रहे होगे तो आपको आइडिया लग रहा हो, केवल पढ़ने के तुरंत बाद एक चंद सेकंड में आंसर लगा दे रहे हो आप, है नहीं? चंद सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जी। 200 मीटर 250 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर क्रमशः 68 और 50 की स्पीड से चल रही हैं, वे एक ही दिशा में चल रही हैं। देखो यहाँ पर ध्यान समझना, जब एक ही दिशा में चलती हैं तो रिलेटिव स्पीड घटती है। तो मेरे भाई एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? पहले तो दोनों अपनी डिस्टेंस कवर करेंगे, तो 250 + 200 450 मीटर डिस्टेंस कवर करनी है, और किस स्पीड से घट जाएंगी? ज़्यादा माइनस कम, यानी 18 की स्पीड से, यानी इतना टाइम लेंगे जी एक दूसरे को पार करने में। 18 से कट गया 5 9 45, यानी 90 सेकेंड। ठीक है, 90 सेकेंड इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इन ए सर्कल सेंटर्ड एट O, PQ इज अ टेंजेंट एट P, फर्दर मोर AB इज कोड ऑफ सर्कल,
ठीक है, सबसे पहले हम सर्कल ही बनाते हैं, सबसे पहले हम सर्कल बनाते हैं। देखो जी, सर्कल बना लिया। इसमें बोल रहा है मेरे भाई कि इन ए सर्कल सेंटर्ड एट ओ, सेंटर है जी ओ पे, है नी। इसका सेंटर है जी ओ पर, और आगे बात कर रहा है कि पी क्यू इज टेंजेंट एट पी, और पी क्यू जो है वो टेंजेंट है जी। ठीक है जी, टेंजेंट भी बना लेते हैं अच्छी सी। ये टेंजेंट बना ली, और पी पर ये जो है मेरे भाई, ये पी है और ये क्यू है, पी पर टच कर रही है। आगे बढ़ते हैं जी। ए बी इज कोड ऑफ द सर्कल एंड एक्सटेंडेड टू क्यू। ओके, ए बी जो है ना वो सर्कल की कोड और क्यू तक उसे बढ़ाएगा। इसका मतलब इस तरीके से कोड होगी वो, है नी, इस तरीके से वो कोड होगी जी। आप बोलोगे बिल्कुल सर इस तरीके से ही होगी जी, इस तरीके से कोड होगी ना। अब दिस इज ए एंड दिस इज बी, इसका नाम दे दिया ए, ये बी है जी, कोई इशू नहीं किसी प्रकार का। आगे क्या बोल रहा है भाई वो, आगे कह रहा है पी क्यू की वैल्यू 12 है जी, पी क्यू की वैल्यू 12 है। ओके, क्यू बी की वैल्यू 8 है जी, दिस इज 8। देन लेंथ ऑफ ए बी हमें पूछ रहा है ये, इसको मैंने एक्स मान लिया। यहाँ पर टेंजेंट सेकेंड का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो आप, कि 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 गुणा 8 प्लस एक्स, है क्या नहीं, 8 प्लस एक्स। ये बहुत ही फेमस फॉर्मूला है जी, ये प्रीवियस सेट में भी मैंने आपको करवाया है, यही क्वेश्चन था बिल्कुल इसी टाइप का। ठीक है, इसको सोल्व करना। 12 का स्क्वायर 144, 18 8 144, 18 आ गया, 8 प्लस एक्स, तो एक्स के लिए कितना आ गया 10। इट मीन्स ए बी के लिए कितना आ गया 10। वो यही पूछ रहा है कि ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की लंबाई कितनी है, तो वो 10 है। नेक्स्ट की बात करते हैं। यदि कोई दुकानदार अपने ग्राहक को 10% का डिस्काउंट देता है और फिर भी 30% का प्रॉफिट लेता है, तो 450 रुपये की लागत वाली वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। ठीक है जी, देखो जब भी एक डिस्काउंट दे रहा हो और एक प्रॉफिट ले रहा हो, तो एमपी और सीपी का रेशो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है आपको। एमपी और सीपी, एमपी और सीपी क्या होता है 100 प्लस पी। अगर इसे डिटेल में समझना है कि कैसे बनता है, तो मैंने प्रॉफिट लॉस की पूरी वीडियो डाली हुई है कि कैसे बनता है, वहां से आप समझ सकते हो। 100 प्लस पी अपॉन 100 माइनस डी, 100 माइनस डी। बात आई समझ में। 100 प्लस पी, पी मतलब 30% प्रॉफिट, यानी 130 बटे 100 माइनस डी यानी 90। अब वो कह रहा है कि ये एमपी और सीपी का रेशो आ गया जी। 450 रुपये की लागत वाली वस्तु का अंकित मूल्य कितना, लागत मूल्य कितना 450, वो कह रहे हैं हम कह रहे हैं 90, तो 450 90 का 5 गुना है, तो इसका भी 5 गुना कर दो जी, तो कितना आ जाएगा 650, यानी उसका अंकित मूल्य कितना है 650। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करते हुए एक ट्रेन पटरियों की मरम्मत के कारण धीमी हो गई। ठीक है, यात्रा के लिए इसकी औसत गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई और यात्रा का समय 3 घंटे बढ़ गया। ओके, यात्रा की मूल अवधि कितनी थी। ठीक है जी। ओके, मतलब पहले जितना भी समय लग रहा है ना, अब 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, और स्पीड जो है ना 75 किलोमीटर कम हो गई। तो इसे आप बाई ऑप्शन कर सकते हो, है नहीं। देखो अगर मैं 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 1000 मतलब मैं बता देता हूँ आपको क्या कहना चाह रहा है इसमें। कम हो गई तो ज़्यादा टाइम लग रहा है, मैंने माना कि पहले जो है उसकी स्पीड जो थी ना वो एक्स थी, तो पहले इतना टाइम लग रहा होगा जी 1000 अपॉन एक्स। अब जो लग रहा है, अब 1 x माइनस 75 इससे डिवाइड करना, तो अब ज़्यादा टाइम लगेगा। वो कह रहा है कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है 3 घंटे। इसे सोल्व कर लेंगे, इसे सोल्व कर लेंगे, और वहाँ से क्या निकल जाएगी, स्पीड निकल जाएगी, वो एक्स के लिए निकल जाएगी। तो मूल यात्रा की अवधि के लिए 1000 को एक्स से डिवाइड कर देंगे फाइनली। बाकी आप इसे ऑप्शन से ट्राई करेंगे। अगर मैं ऑप्शन 5 ओवर लेता हूँ तो 1000 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा, तो यानी पहले उसकी स्पीड 200 रही होगी। अगर मेरे भाई अब जो 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, यानी अब 8 से डिवाइड करूंगा, तो अब स्पीड कितनी होगी 125। देखना 75 का ही गैप आ रहा है, 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की कमी हो रही है ना। बिल्कुल वेरीफाई होगा सब कुछ, आंसर ए आ गया है क्या नहीं। ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन की धज्जे उड़ा सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। 240, 280 और 560 का एचसीएफ, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसे कंप्लीटली डिवाइड कर देगी। केवल एक ही ऑप्शन है 40। देखते हैं आंसर।
पीटर ने प्रतिवर्ष 10% की दर से 10% साधारण ब्याज के देने वाली योजना में एक निश्चित राशि का निवेश किया, जबकि रिचेल ने प्रतिवर्ष 10% साधारण ब्याज देने वाली योजना में पीटर द्वारा निवेश की गई राशि का आधा हिस्सा, ये साधारण ब्याज नहीं है, कंपाउंडेड चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंडेड एनुअली, ये कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज है भैया, कर लेना ऐसा, करेक्ट है नहीं। यानी कि पीटर ने तो साधारण ब्याज पर निवेश किया है और रिचेल ने चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया है। और दूसरी चीज, इसने जितनी राशि निवेश की है पीटर ने, रिचेल ने उसका आधा हिस्सा निवेश किया, दो चीज हो गई, ठीक है। रेट दोनों का 10% ही है। इसके अलावा जहां पीटर ने 2 साल के लिए निवेश किया, रिचेल ने 3 साल के लिए निवेश किया है। यदि पीटर और रिचेल द्वारा अर्जित ब्याज में अंतर 897 रुपए है, तो रिचेल द्वारा निवेश की गई राशि क्या है? क्वेश्चन को समझना है एक ही बार में। बहुत ध्यान से चीजों को आप समझते चलेंगे। एक तरफ मैं पीटर की बात करूं तो एक तरफ रिचेल की बात करता हूं मैं। भाई साहब 10% की रेट से अगर रिचेल ने 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, तो कुल मिलाकर आप बोलोगे सर चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% की रेट है तो 33.1% ब्याज होता है। तो 33.1% निकालना 100 का बहुत ईजी रहता है। अगर मैं इसकी राशि 100 मानूंगा तो उसका ब्याज 33.1% है। तो मेरे भाई इसने आधी राशि जमा की है, इससे इसने 200 की होगी, और इसने 2 साल के लिए निवेश किया तो 20% की रेट से। तो मेरे भाई इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? आप बोलोगे सर 2000 का 20% 40 रुपये। यहाँ कितना आएगा जी? 100 का 33.1% 33.1 रुपये। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? अगर 33 होता 7 होता, लेकिन ये 6.9 है, तो 6.9 की वैल्यू वो कह रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस 897 रुपये है, 897। ठीक है, पॉइंट हटाओ, जीरो चिपकाओ, 23 से कट जाएगा, 23 × 69 और 23 दूनी 46, 23 × 69, 23 × 69, ओके कितना में 23 नंबर 207 और 3 से फिर 13 बार, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 130। हमसे पूछना चाह रहा है कि रिचेल द्वारा निवेश की गई राशि मतलब 100 की वैल्यू 13,000, 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 13,000। ये सवाल का आंसर है। 10 सेकंड इस सवाल को करने में आपको लगेंगे, लेकिन एक बार लैंग्वेज आपको ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। अगर लैंग्वेज आप ध्यान से एक बार नहीं पढ़ोगे तो मेरे भाई आप फंस जाओगे। जितना बड़ा क्वेश्चन है उसको ध्यान से लैंग्वेज पढ़नी, ध्यान से, ठीक है। जितनी ध्यान से लैंग्वेज आप पढ़ोगे उतने ही क्वेश्चन तेजी से कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर में एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर 3, 4, 8 के रेशो में है। त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा और सबसे लंबी भुजा क्रमशः कौन कौन सी है? देखो सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी? जिसके सामने वाला कोण सबसे छोटा होगा। और सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? जिसके सामने वाला कोण सबसे बड़ा होगा। सिंपल सी बात है। तो सबसे बड़ा कोण मेरे भाई आर दिख रहा है, यानी कि आर के सामने पी क्यू ही होगा, आर के सामने पी क्यू होगा। तो सबसे बड़ी भुजा तो मेरे भाई पी क्यू है जी। तो सबसे बड़ी भुजा ये तो होगी नहीं, ये नहीं होगी, तो सबसे पहले छोटी भुजा फिर सबसे लंबी, पी क्यू केवल एक ही ऑप्शन है जी। और सबसे छोटी की बात करूं अगर मैं, तो सबसे छोटा एंगल कितना रहा? पी, उसके सामने क्यू आर होगा, तो क्यू आर और पी क्यू इसका करेक्ट आंसर हो गया, ये आंसर नहीं हो। देखो यहां से आइडिया लगा, यहां पर बनाने की बिल्कुल भी नीड नहीं मेरे भाई, ना एंगल निकालने की नीड है। जिस रेशो में मेरे भाई एंगल गिवन है उससे ही आइडिया लग रहा है कि कौन सा एंगल छोटा आएगा कौन सा बड़ा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अक्षिता और रैना एक किताब टाइप कर रहे हैं, लेकिन काम करने के लिए उनके, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं। सबसे पहले जिस लैंग्वेज में आप अपने आप को परफेक्ट मानते हो, कंफर्ट मानते हो, सबसे पहले उस लैंग्वेज में आप क्वेश्चन पढ़ोगे, एग्जाम में भी उसी लैंग्वेज में क्वेश्चन पढ़ोगे ध्यान से। अगर आपको लगता है कि हिंदी लैंग्वेज में थोड़ी प्रॉब्लम है तो तब आपको मूव करना है इंग्लिश पे। अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हो तो बेटर, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, अक्षिता और रैना एक किताब टाइप कर रहे हैं, लेकिन काम करने के लिए उनके पास केवल एक लैपटॉप है। उन्होंने निर्णय लिया कि वे वैकल्पिक आधार पर काम करेंगे। ठीक है जी, अक्षिता पहले दिन काम करती, रैना दूसरे दिन काम करती, अक्षिता फिर मतलब अल्टरनेट वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि अक्षिता अकेले टाइप करते समय 16 दिन में काम पूरा कर सकती है। ओके, अक्षिता जो है ना उस काम को 16 डेज में निपटा सकती है। ठीक है जी, और रैना उस काम को 24 दिन में, रैना जो है 24 दिन में निपटा सकती है। तो फाइनली हमसे पूछ रहा है वैकल्पिक आधार पर काम करते तो उन्हें टाइपिंग कितने समय में पूरा कर लेंगे। ठीक है, हमसे ये पूछ रहे हैं। तो मेरे भाई इसमें ये गिवन नहीं पहले दिन कौन करेगा, अक्षिता करेगी रैना करेगी,
जब ऐसा नहीं हो जो पहले गिवन होगा वो ही पहले दिन देगा, यानी अक्षिता की बात पहले चल रही है, इसका मतलब वो ही पहले दिन करेगी। दिमाग में ये डाल के चलना, कभी दिमाग ज़्यादा लगाओ। 48 टोटल वर्क है मेरे भाई, 16 3 48, 24 दिन 48, यानी अक्षिता एक दिन में 3 काम करती है, रैना फिर अगले दिन काम करती है, यानी कि कुल मिला के 2 दिन में 3 और 2 5 काम होता है। 2 दिन में कितना काम होता है? 3 2 5। 2 डेज में काम कितना होगा? 5। हमें काम कितना करवाना? 48। तो 5 से 9 बार चले जाओ जी, तो 18 दिन में कितना काम होगा जी? 18 डेज में कितना काम होगा? 45। हमें काम, अब नंबर कितना आएगा? इसका आएगा नंबर 9 दूनी 18, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां, यानी 18 जो ना इवन नंबर इस पर खत्म होगा। अक्षिता का नंबर आएगा, वो 3 ही काम करती है एक दिन में, और हमें 48 ही करवाने, यानी एक दिन यहाँ पर लग जाएंगे। तो कुल मिलाकर 90 डेज में काम कंप्लीट, 90 डेज में काम फिनिश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, एक संख्या को पहले 28% घटाया जाता है और फिर 28% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 784 कम है, मूल संख्या का मान कितना है? 28% पहले घटाया, फिर 28% बढ़ा दिया। मेरी बात को ध्यान से समझना, कम कितनी, मतलब एक बात बताओ, एक बार घटाया एक बार बढ़ाया तो फाइनली कम होगा, ये बात पक्की है। कितना कम होगा वो देखना आपको। पहले 28% बढ़ाया, फिर उसी संख्या को वहीं से ही 28% घटा दिया, इसका मतलब सक्सेसिव अप्लाई हो जाएगा। बिल्कुल, तो 28 माइनस 28 और प्लस माइनस माइनस 28 गुणा 28/100, ये आएगा ना? आप बोलोगे जी सर ये तो कट ही गया, यानी इफेक्ट जो पढ़ने वाला है यही पढ़ने वाला है, ये कमी तो राशि है। 28 का स्क्वायर 784, यानी 700, यानी 7.84%, 7.84% की कमी आई, जो कि 784 के बराबर है। मूल संख्या का मान पूछ रहा है, 100% के लिए कितनी आएगी? पहले तो पॉइंट हटेगा, 2 जीरो चिपकेंगे जी, एक बार कट जाएगा, नहीं 10,000, यानी कि मूल संख्या कितनी थी मेरे भाई? 10,000 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं जी। 2 sin 1 sec 89 प्लस 3 cos 11 cosec 79 प्लस 5 10 21 10 6, कॉम्प्लीमेंट एंगल का ऐसा अब तक मैं 5th पेपर करा रहा हूँ, अब तक ऐसा एक भी सेट नहीं है जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन नहीं आया हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये करके जरूर जाना आप एग्जाम में। देखो साइन 1 जो है मेरे भाई, साइन 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं? कोसेक 89, सॉरी साइन 1 को कोस 89। साइन किस में चेंज होता है? कोस में। कोस को किस में चेंज करेंगे? साइन में, यानी ये बन जाएगा साइन 79, और मेरे भाई ये कितना बन जाएगा? कोट 69। बनेगा कैसे? कैसे बनेगा ये मैंने ट्रिगो में आपको पूरा समझा हुआ, वीडियो पढ़ी है, अगर कोई समझना चाहता है ना तो उसको आगे बढ़ा के समझ सकता है, मैंने पूरा आपको समझा वहाँ पे। कोस 89 सेक 89 कंप्लीट कर जाएगा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, सॉरी साइन 19 और कोसेक 79 कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा कितना? यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ 3 और यहाँ पर 5, 2 + 3 5 + 5 10 आंसर आ जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं थी इसमें। नेक्स्ट, एक स्टॉक की कीमत पहले वर्ष में 30% बढ़ी, दूसरे वर्ष में 20% कम होगी, यदि किसी निवेशक ने स्टॉक के 100 शेयर 1,000 रुपए में खरीदे 2 साल बाद, तो 2 साल के बाद निवेश का अंतिम मूल्य क्या होगा? सुनो ध्यान से, पहले 30% बढ़ी, फिर 20% कम होगी, यानी फाइनली आप बोल सकते हो पहले 30% बढ़ी फिर 20 कम होगी, तो 30 माइनस 20 माइनस में 30 गुणा 20/100, तो मैं बोल सकता हूँ कि सर 30 माइनस 20 10 और माइनस में 6, यानी केवल 4% का बढ़ोतरी हुई, केवल 4, क्योंकि प्लस आया ना तो बढ़ोतरी होगी। तो 1,000 रुपये में अगर उसने खरीदे हैं तो 4% और लग जाएगा, यानी 40 रुपये बढ़ जाएगा, यानी कि 1,040 रुपये अब उसका अंतिम मूल्य होगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो 96, 108 और 144 में प्रत्येक से पूर्णतः डिविजिबल है, यानी इनका एलसीएम बताना है हमें। फाइनली क्या बताना है? इनका एलसीएम। इनका एलसीएम बताना बड़ा इजी है। आप देखो सबसे पहले 12 कॉमन आ रहा सब में, 12 8 96, 12 में 108 और 12 12 में 144, जो कॉमन आ रहा वो लेते चले जाओ, बस जो कॉमन आ रहा वो लेते चले जाओ। फिर उसके बाद में क्या कॉमन आ रहा? आप देख पा रहे हो सर 3 इसमें भी 3 इसमें, 12 36 आ गया जी बाहर, 8 3 9 और 3 चौक 12 है। उसके बाद में 4 कॉमन आ रहा, 4 यहाँ भी और यहाँ भी है 4, तो 36 चौक होता है 144, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 3 बचेगा, नथिंग एल्स, खत्म। 2 3 6, 6 की मल्टीप्लाई करनी है 144 में, तो 14 छंग 84 840 और 4 छंग 24 864, 840 प्लस 24 864 करेक्ट आंसर हो गया, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट,
एक ट्रेन दो स्टेशन के बीच 540 किलोमीटर की दूरी 240 मिनट में तय करती है। ठीक है, यह 90 किलोमीटर प्रति घंटा गति से 5 घंटे में दूसरे स्टेशन तक जाती है। ट्रेन की एवरेज स्पीड कितनी है? एवरेज स्पीड का कंसेप्ट क्या, जो फर्स्ट क्वेश्चन था बिल्कुल वही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है नहीं? एवरेज स्पीड की बात कर रहा है वो, एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितने को 540 किलोमीटर की डिस्टेंस यहां पर कवर कर रहा है मेरे भाई। और नेक्स्ट देखो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे चल रहा है, यानी 90 गुणा 5 450 डिस्टेंस यहाँ कवर कर रहा है। और टाइम देख लो, टाइम कितना लग रहा है, 240 मिनट का मतलब 4 घंटे तो यहाँ लग रहे हैं। 240 मिनट का मतलब 4 घंटे होते हैं ना, 4 घंटे हैं 5 घंटे हैं, यानी कि फाइनली 9 घंटे लग रहे हैं। 51 + 45 99 होता है जी, 999 सॉरी 990 अपॉन 9, यानी कि फाइनली 110 किलोमीटर उसकी एवरेज स्पीड है। ये इसका आंसर होगा जी। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3888 और 6969 का HCF कितना है? ओके, HCF की बात कर रहा है वो। अब देखो इसमें कॉमन लेना बड़ा डिफिकल्ट चीज है भाई साहब, है नहीं? लेकिन एक चीज आप देख कर सकते हो, क्या कर सकते हो, देखिए ध्यान से समझना। आप इनका डिजिटल सम चेक करो, 3 8 11, 11 8 19 8 27, 27 का डिजिटल सम होगा 9, 9 3 6 9, 9 6 15, 15 9 24, 24 का डिजिटल सम कितना होगा 6। यानी कि जो भी इनका आंसर होगा उसका डिजिटल सम जो होने वाला है 9 6 15 9 24 3 27 होगा यार, 9 ही होगा, 9 ही होगा। ठीक है ठीक है ठीक, 9 ही होगा। यानी इसका भी डिजिटल सम 9, इसका भी डिजिटल सम 9, इट मीन्स इनका HCF का डिजिटल सम भी 9 ही होगा। और एक ही ऑप्शन का डिजिटल सम 9 है, जो कि ए ऑप्शन है। दिस इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, डिजिटल सम से आप HCF निकाल सकते हो, क्योंकि इनका एक का भी नो नहीं आ रहा। अगर यहाँ पर एक अदर ऑप्शन का भी नो आ जाता तो फिर आपको मैन्युअली चेक करना पड़ता। ठीक है, आपको फिर मैन्युअली चेक करना पड़ता। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। 2013 में स्टोर क्यों और 2015 में, 2013 में 2012 13 14 15, ठीक है, स्टोर्स गिवन है हमें। 2013 में स्टोर क्यों और 2015 में स्टोर एस द्वारा बेचे गए मोबाइल फोन की संख्या के बीच का डिफरेंस कितना है? 2013 में स्टोर क्यों, स्टोर क्यों ये है जी, 2013 में स्टोर क्यों ये है, और 2015 में स्टोर एस की बात कर रहा है तो ये है। इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, तो 7 का डिफरेंस है इन दोनों में, तो ये आंसर है इसका। सिंपल यार, बताओ क्या पूछ रहा है, इतना बड़ा टेबल है, काम कुछ नहीं। कह रहा है कि सोने के समय के अनुरूप केंद्रीय कोण, पूरे केंद्रीय कोण का कितना प्रतिशत है? द सेंटर एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू स्लीपिंग टाइम। ओके, देखो पूरा ये है मेरे भाई, पूरा इसमें स्लीप का ये है जी 8, तो 8 सो रहा है वो टोटल का कितने परसेंट है वो, ये तो पूछ रहा है। पूरे केंद्रीय कोण कितने, ठीक है, 8 3 11 5 16 6 22 2 24, तो 8/24 इंटू 100%, 33.33% इसका आंसर हो जाएगा। बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 - 10 अपॉन 1 + 10। देखो ये मैंने ट्रिगोमा आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, मेरी वीडियो पढ़िए। 1 - 10 अपॉन 1 + 10, ये मेरे भाई मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में समझाया हुआ है। अगर ये कहीं लिख रहा है तो इसका मतलब कोजे माइनस साइन अपॉन कोजे प्लस साइन होगा, है नी? इसे सोल्व करने के बाद ये चीज आएगी, इसे सोल्व करने के बाद ये चीज आएगी। ठीक है मेरे भाई, हमसे फाइनली वो पूछना चाह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। इसकी वैल्यू क्या होगी? ओके, कोजे माइनस साइन अपॉन कोजे प्लस साइन। हम्म, आपको क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट में तो लेना ही लेना है, ऐसा नहीं? ये अंडर रूट की बात चल रही है। मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, अगर मैं इसका रेशनलाइजेशन कर देता हूँ, रेशनलाइजेशन अगर मैं इसका कर देता हूँ मेरे भाई, क्या बनेगा? ऊपर बन जाएगा जी कोजे माइनस साइन का होल स्क्वायर। इट मीन्स कोजे माइनस साइन का होल स्क्वायर क्या होगा? 1 माइनस में 2 साइन इंटू कोजे, उसे मैं ले सकता हूँ। ठीक है, और नीचे बनेगा कोज स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, जो कि होता है कोस 2a। तो मेरे भाई ये बन के आएगा फाइनली 1 - sin 2a अपॉन कोस 2a। ये इसका आंसर होगा जी, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है मेरे को। ठीक है,
ये प्रॉपर्टी आपको सारी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि किसी गोले का व्यास घटकर आधा कर दिया जाए तो आयतन क्या हो जाएगा। मेरे भाई गोले का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 πr क्यूब, यानी कि 4/3 पाई एक कांस्टेंट है जो कंप्लीटली वेरी करता है गोले का आयतन, वो करता है उसकी रेडियस पर। वो कह रहा है कि घटकर व्यास आधा होगा, इसका मतलब रेडियस भी घटकर आधी होगी। रेडियस अगर पहले 2 थी तो अब मेरे भाई कितनी होगी, 1 होगी। तो इसके अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो 2 की क्यूब से कितना बन जाएगा, 1 की क्यूब बन जाएगा वॉल्यूम। इसका मतलब 8 से कितना बन जाएगा, 1। तो पहले से कितना हो गया, रिड्यूस बाई 1/8 ऑफ द फॉर्मर वॉल्यूम। इंक्रीज का तो मतलब ही नहीं उठता भाई साहब। इसका आंसर 1/8 हो जाएगा, पहले से 1/8 हो गया है नी। पहले कितना था, 8 था, अब उसका 1/8 हो गया। यही इसका आंसर है ए। 0.3, 0.8 और 0.108 का चौथा अनुपातिक क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है हमारे को इसका। ठीक है जी, 0.3, ये भी क्वेश्चन हर सेट में आ रहा है जी। 0.3/0.8 इज इक्वल टू 0.108, इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल मेरे को बताना है जी। इसका ये 8/3 है ना, नीचे वाला 8/3, तो इसका 8/3 कर दो। 108 का 8/3, पॉइंट लगाना बाद में, 3 0 बाद, 3 से 36 बार, और 36 चौक 144 दूनी 288, और 3 डिजिट बाद पॉइंट लगने वाला है। इसका मतलब 0.288 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसको चाहे सोल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जो मैंने किया है। मैंने क्या काम किया है, इसका 8/3 है, ये जो है ना नीचे वाला, इसका 8/3 है। 0.8 का 8/3 निकालूंगा ना मैं, तो मेरे भाई कितना बन के आएगा, 3/8। 0.3 का 3/8, 0.3 का 0.8/3 है नी, 8/3 मान लो इसे, 8/3, तो 0.8 बन के आएगा। तो मैंने यहाँ भी 8/3 किया है। या आप इसको सोल्व करना चाहते हो सोल्व कर सकते हो, इसकी इधर गुणा, इसकी इधर गुणा, या पॉइंट से पॉइंट काट सकते हो। यहाँ पे ये 36 बार कट जाएगा, 36 8 288 होता है, सिंपल आंसर आ जाएगा। एक नाव की धारा के प्रतिकूल गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के अनुकूल गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत पानी में नाव की गति और धारा की गति का रेशो, रेशो नहीं, अलग अलग पूछ रहा है। तो प्रतिकूल दे रखा मेरे भाई, a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है 8, और अनुकूल a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 15। a क्या है यहाँ पे, नाव की स्पीड, नाव की स्पीड, और b क्या है यहाँ पे, धारा की स्पीड। वो पूछ रहा अलग अलग कितना हो, तो a की वैल्यू जोड़ के आधा कर दो, 15 8 23 का आधा 11.5 होता है जी। और b की वैल्यू घटा के आधा कर दो, 15 माइनस 8 कितना होता है, 7 7 का आधा 3.5, यानी इसका आंसर 11.5 और 3.5 हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। 19 डिवाइड 5 ऑफ 27, 19 डिवाइड 5 ऑफ, पहले हम ऑफ को सोल्व करेंगे जी, 27 माइनस, पहले हम बार ग्राफ, बार वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, और प्लस 37। ओके, 15 माइनस 21 माइनस का 6 आएगा, पहले इसे सोल्व करेंगे ना, बहुत ध्यान से चीज़ समझना। माइनस का 6 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, 27 प्लस 6 33 हो जाएगा अंतर। और ऑफ, ऑफ का मतलब पहले, फिर इसको सोल्व करेंगे 5, डिवाइड की बाद में बात करेंगे, और 37 भी लिख रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्या है मिशन, इन दोनों की मल्टीप्लाई करना। 165 आ जाएगा जी, 30 पंजे 150 और 3 पंजे 15, 165, यानी 19/165 और प्लस 37। कैलकुलेशन बहुत तगड़ी बनेगी भाई। यूनिट डिजिट से उड़ा दो, 165 तो सब में दिख रहा है नी। देखो 5 7 35, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे हम, 5 आ गया, 5 प्लस 9 4, यानी फाइनली ऊपर 4 आने वाला है। ये आंसर है। हम्म, ये आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, यूनिट डिजिट से कर लेंगे। नेक्स्ट, गणित में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या अन्य सभी विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या से कितना कम है, वो ये पूछना चाह रहा है। तो फेल होने वाले छात्रों की कुल संख्या 350 है। ओके, टोटल फेल का हमें यहाँ पर चार्ट दे रखा है। देखो गणित में कितने फेल है जी, गणित में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या अन्य सभी विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी कम है। ठीक है, गणित में 27% मेरे भाई, और टोटल सबकी बात का अगर मैं करूंगा तो 8 12 20, 20 और 20 40 41, 41 जो टोटल 100% बैठ रहा होगा हिसाब से, है नी, टोटल 100% बैठना चाहिए।
दो, 2 7 9 8 17 17 2, हाँ 100% बैठेगा। तो टोटल तो 100% है नहीं। और इसमें मैथ में कितने फेल हो रहे हैं जी? मैथ में फेल हो रहे हैं भाई, मैथ्स में जो फेल हो रहे हैं वो हो रहे हैं 27%, है नहीं। अन्य में कितने फेल हो रहे हैं? अदर में, फिर अदर में कितने फेल होंगे? तो 100 में से 27 घटाएंगे तो 63 आ जाएगा, सॉरी 73। कितना आ जाएगा? 73। कोई दिक्कत नहीं, अदर में 73। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 13 में 7 के 6 और 7 6 में 2 के 4, यानी 46%। यानी 46% बताना है टोटल 350 का, वो पूछ रहा है। 46% बताएंगे यानी 23 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए, जो कि एक ही ऑप्शन है 161। सिंपल, 23 का मल्टीपल इसका करेक्ट आंसर होगा। इतनी देर ही लगनी है सवाल करने में, चाहे आप निकाल लो 350 का 46% का मतलब 23/50। 5 7 35, 7 गुणा 23 आएगा और 23 7 161, यानी आंसर आ जाएगा 160। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 साइन स्क्वायर प्लस 3 कोज स्क्वायर इक्वल टू 4 गिवन है, तो कोट ए की वैल्यू क्या होने वाली है? तो सिंपली पहले इसे एक ट्रिग्नोमेट्री रेशो में चेंज कर लो, या तो इसे कोस में चेंज कर लो, या इसे साइन में चेंज कर लो। अगर मैं इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दूं, यहीं पे ही 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख रहा है, तो मेरे भाई क्या आएगा यहाँ पे? 7 साइन स्क्वायर है और माइनस में 3 साइन स्क्वायर, 7 माइनस 3 4 साइन स्क्वायर आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर, और 3 एकम 3, 3 को इधर हो जाएगा इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो 7 4 साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी साइन की वैल्यू फाइनली हमारे पास कितनी आएगी? 1/4 का अंडर रूट 1/2, यानी ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 30। जब ए की वैल्यू 30 आ जाएगी तो कोट 30 की वैल्यू होती है √3, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। इतनी देर का सवाल है। नेक्स्ट, What percent of the total sample indicated that rock is their favorite style of music? ठीक है, कुल नमूने के कितने प्रतिशत ने संकेत दिया कि रॉक उनके संगीत की पसंदीदा शैली है? ठीक है जी, देखो अगर मैं रॉक की बात करता हूँ, रॉक की अगर मैं बात करता हूँ, रॉक पे 18 से 20 साल की एज के पर्सन नो है जो उसे पसंद करते हैं, यानी यही तो चीज़ चल रही है यहाँ पे, नहीं? ठीक है, और 7% ऐसे हैं जो 21 से 30 साल के बीच में जो इसे पसंद करते हैं, और ये 13। तो कुल मिलाकर 13 7 20 20 9 31, 31% ऐसे हैं जो रॉक को पसंद कर रहे हैं जी। 31% ऐसे हैं जो रॉक को पसंद कर रहे हैं, कितने में से? टोटल की बात कर रहा है, नहीं टोटल। देखो टोटल 28 प्लस 32, 32 8 40 20 60, 60 प्लस 40 100 106। तो मेरे भाई 106 लोगों में से 31 लोग रॉक को पसंद कर रहे हैं, उसका परसेंटेज पूछना चाह रहा है वो। सिंपली इसे सोल्व करना है जी, और इसे सोल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो? इसे सोल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो बताओ? इसको कर सकते हो आप, अगर ये अप्रॉक्स से कर सकते हो, है नहीं, वरना इसे सोल्व भी करना पड़ेगा। 2 से 53 बार कट जाएगा ये, और 2 से 50 बार कट जाएगा, और फाइनली कितना आएगा? 0। 5 एकम 5 और 5 तिया 15, 1550/53। अब यहाँ से आइडिया लगा सकते हो आप, सुनो ध्यान से जरा। देखो 50 तिया 150, अगर मैं सॉरी 50 तिया 50 की 53 की मल्टीप्लाई अगर 30 में करूँगा तो 50 तिया 150 और 30 तिया 90, यानी कि 1590 आने वाला है, लेकिन ये 1550 है, तो 30 से कम आंसर होगा। और 30 से कितना कम आंसर होगा? यार इतना तो कम नहीं होने का, इतना भी कम नहीं होगा। 30 से कितना कम होगा? या तो ये होगा या ये कम होगा, यानी 0.25% कितना होगा जी? 1550 का 0.65, 0.6% लगभग। तो 15 का 0.15 90, है नहीं, लगभग 9.5। लेकिन हमारा तो मेरे भाई कितना ज़्यादा बैठ रहा है ये? हमारा बैठ रहा है ज़्यादा, ये 40। इसका मतलब और कम होना चाहिए, यानी आंसर होगा। दिस इज योर करेक्ट आंसर। मैं दोबारा बताता हूँ, 53 को अगर मेरे भाई मैं 53 की मल्टीप्लाई 30 में करता हूँ तो कितना बन के आएगा? 1590। 1590 बन के आएगा, यानी 30 से कम आंसर, क्योंकि ये 1550 है, यानी मेरे को 40 और कम करना है। तो 1550 का कितने परसेंट? लगभग 40 होगा,
वो हमें आइडिया लगाना है। 1550 का लगभग कितने परसेंट 40 होगा, उतना घटा दूंगा मैं, है नहीं। तो लगभग 3%, क्योंकि 3% के बाद चले लगभग 3%, 15 से 45 होता है ना, 15.5 का 3 गुना या 2.5 गुना के आसपास वो 40 के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। ठीक है, बेहतरीन सवाल था, शानदार अप्रोक्सीमेशन यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक विक्रेता ने एक मेज के लागत मूल्य में 35% लाभ जोड़ने के बाद उसका विक्रय मूल्य 5670 अंकित किया। इसमें 35% लाभ जोड़ा हुआ है फाइनली। ठीक है, क्योंकि इस मूल्य पर स्तर पर बिक्री बहुत कम थी, इसीलिए उसने टेबल को 12% लाभ के साथ बेचने का निर्णय लिया। नया विक्रय मूल्य क्या है भाई, ये बात कहना चाह रहा है वो 5670 मेरे भाई, इसमें 35% प्रॉफिट है, मतलब 135 के बराबर है अगर सीपी आप 100 मान के चलते हो, है नहीं। वो कहना चाह रहा है कि हमें इस पर 12% प्रॉफिट लेना, मतलब 112 की वैल्यू कितनी है, इसे सोल्व करना है जी। 5 3 8 ट्रिक 9, आप यहाँ पर डिजिटल सम अप्लाई कर लो, क्योंकि यहाँ पर अप्रॉक्स में तो आंसर की नीड नहीं है, लेकिन 9 आ रहा है नीचे, 5 6 11 7 18, है नहीं। काट लो इसे, 9 से कट जाएगा, 9 से 15 बार कट गया जी, और 9 6 54, और 9 3 27, इतना आ गया जी। अब आप चेक कर सकते हो अब इसकी मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हो, या डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हो। आंसर जो आएगा 6 3 9 का मल्टीप्लाई आएगा फाइनली, क्योंकि 6 3 9 डिजिटल सम कितना रहा 9, तो 9 का मल्टीपल जो होगा आंसर वो हो जाएगा। तो 9 का मल्टीपल 4 7 11 5 16, ये आंसर नहीं है। 4 8 12 13, ये आंसर नहीं है जी। 6 4 2 18, यानी ये आंसर चला जाएगा, यही इसका आंसर होगा जी। या हम ऐसे बोल सकते हैं जिसका डिजिटल सम 9 आएगा वही इसका आंसर होगा, क्योंकि डिजिटल सम नीचे वाले का अगर 9 है तो मैंने वो 9 से पहले काट लिया था, यहाँ पर डिजिटल सम पहले ही नहीं लगाया। डिजिटल सम कब लगाना है, जब आपको 9 खत्म करना है नीचे से, तब डिजिटल सम लगता है। तो मैंने 9 खत्म कर लिया, 9 से काट लिया, नीचे भी 9 से काट लिया, ऊपर भी। नीचे काटने पर 15, अब ये खत्म हो गया, 5 और 1 6 आ रहा है, आंसर कंप्लीट आएगा। और मैंने अब काटने की कोशिश करी, 3 भी आ रहा था, लेकिन वो मैंने काटा नहीं है, क्योंकि मैंने देखा ऊपर 9 आ रहा है, 9 और आंसर कंप्लीट आ रहा है। इट मीन्स अप्रॉक्स का मतलब ही नहीं उठता है, और एक ही ऑप्शन 9 का मल्टीपल जा रहा, तो मैंने यहीं पे टिक कर दिया, इसे सोल्व करने की आगे जरूरत नहीं समझी। ठीक है, नेक्स्ट, तरल रूप में कुछ दवा 36 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोलाकार कंटेनर में तैयार की जाती है। जब कंटेनर दवा से भर जाता है तो दवा को 6 सेंटीमीटर व्यास और 6 सेंटीमीटर वाले छोटी छोटी बेलनाकार बर्तनों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। कंटेनर को खाली करने के लिए कितनी बोतलों की नीड होगी, ये पूछना चाह रहा है। बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट भी नहीं कह सकते आप, इसको बहुत एक सिंपल वे में समझ सकते हो कि जब एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाती है तो उसके वॉल्यूम इक्वल रखते हैं। एक चीज का वॉल्यूम दूसरे में पटक देना तो वॉल्यूम इक्वल कर देंगे हम, वॉल्यूम क्या कर देंगे, इक्वल। नंबर ऑफ सिलेंडर पूछ रहा है, नंबर ऑफ बेलनाकार बोतल की संख्या पूछ रही है, तो एन की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, जो चीज बड़ी है उसको डिवाइड कर दो छोटी वाली चीज से। बड़ी क्या चीज थी, अर्धगोलाकार टैंक था जी, 36 सेंटीमीटर व्यास वाला अर्धगोलाकार, यानी उसका वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब होने वाला है जी। आर क्यूब, आर कितना है 36 व्यास है, तो रेडियस कितनी होगी 18, इट मीन्स 18 की क्यूब। इसको डिवाइड करना किससे, जो बेलनाकार बर्तन है नहीं, बेलनाकार बोतल है जिनका रेडियस 6 है, ऊंचाई दे रखी है, यानी पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर। आर कितना मेरे भाई 6 सेंटीमीटर व्यास दे रखा, आर स्क्वायर 3 का स्क्वायर, एच कितना है 6, सोल्व करेंगे इसे, पाई से तो पाई कट जाएगा। ओके, सुनो जरा ध्यान से, देखो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, 2/3 गुणा 18 की क्यूब है, और मैं यहाँ पर 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 3, यहाँ पर तो 3 की क्यूब बना सकता हूँ ना, और गुणा 2 बच रहा है। 3 की क्यूब से 18 क्यूब कितना बचेगा, 3 छंग 18, तो 6 की क्यूब बचेगी, है क्या नहीं, 6 की क्यूब बचेगी यानी 216, तो 2/3 गुणा 2, और 216 ऊपर बच गया, और 216 6 से कितनी बार कटता है, 36 बार, यानी 36 दूनी 72। तो नंबर ऑफ बोटल्स कितनी होंगी 72। केवल सोल्व करना, मतलब कहने का ये है केवल सोल्व करना है और कुछ नहीं करना, केवल आपको सोल्व ही करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है आपके पास। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट, टॉम एक को 7 दिन में कर सकता है, जबकि जोय, ये जोय है, जोय जो है उसे काम को 14 दिन में कर सकता है। ठीक है मेरे भाई, जय, जोय नहीं जय है। ओके, टॉम एक काम को 7 दिन में कर सकता है, और जय पर्सन है दूसरा, वो 14 दिन में कर सकता है।
दोनों इसका कितने दिन में करेंगे बताइए। इसका जस्ट 2 गुना है ना, तो दोनों मिलकर इसका जस्ट 3 गुने से डिवाइड कर दो। जितने गुना है ना उसके एक जोड़ दो और बड़े वाले को डिवाइड कर दो। 3 चौक 12, 2 बचेंगे, 4 से ही 2/3 दिन लेगा। इसका आंसर ये आ जाए, वरना एलसीएम मेथड से भी कर सकते हो। नेक्स्ट, सीएससी, ईसी और सिविल में विशेषज्ञता रखने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है? देखो टोटल छात्र तो 6700 है। एक तो सीएससी की बात कर रहा है, दूसरा सिविल की बात कर रहा है, और ईसीई 3 की बात कर रहा है। 22, 10, 32, 32 और 8 40, 40% निकालना है नहीं छात्रों की कुल संख्या। ठीक है, 40% निकालना, 67 का 40%, तो 6700 का 40% निकालना है। परसेंटेज से तो 2 जीरो कट गई जी, तो 40 की मल्टीप्लाई 67 में करनी है जी। 4 सत्ते 28, 4 छंग 24, तो 26, तो 2680 हो जाएगा टोटल। ये आंसर है इसका। नेक्स्ट, बादाम की कीमत में 10% की वृद्धि कर दी, उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी कर दिया जाए ताकि व्यय समान रहे? देखो जब वृद्धि की गई है, वृद्धि 10% करिए है नहीं, 10% वृद्धि कर दी, तो उपभोग में यानी पहले मेरे भाई 10 से 11 होगी, तो उपभोग में कमी करनी पड़ेगी 1 की, यानी 1/11 गुणा 100, यानी 9 से ही 1/11% की हमें फाइनली कमी करनी पड़ेगी। ये इसका आंसर होगा। वृद्धि 10% की करिए ना, तो उपभोग में 9 से ही 1/11% की आपको कमी करनी पड़ेगी, तो उसका एक्सपेंडिचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। या आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि मेरे भाई अगर प्राइस 10 से 11 हो गया है, प्राइस जो है 10 से 11 हो गया, तो कंजम्पशन जो क्या होगा प्राइस का जस्ट उल्टा होगा, रेसिप्रोकल होगा। अगर एक्सपेंडिचर समान रखना चाह रहे हैं तो मेरे भाई 1/10, 1/11 यानी 11/10 आ जाएगा। 11/10, तो कंजम्पशन में कितनी कमी होगी? 1 की कमी होगी, 11 पे गुणा 100, तो 9 से ही 1/11% आंसर होगा ये। ठीक है दोस्त, मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट, 3.254 इंटू 3.254, इसके क्यूब है, फिर इसके क्यूब है अपॉन दिस दिस दिस। फॉर्मूला बनना है सिंपल, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है नहीं, ये गिवन है। आप फाइनली ए माइनस बी बोलोगे इसे। इट मीन्स 0.746 में से घटाना कितना है? 3.254 में से घटाना है, ज़्यादा में से बड़ा छोटा वाला घटाना है। ओके, 3.254 इसमें से घटाना कितना? 0.746, तो 14 में 6 गया 8, 8 डिजिटलिज्म 2 का है जी, सॉरी 8 लास्ट में 2 आ रहा है, 4 तो आने का ही नहीं है, यानी आंसर ये आ गया। है नहीं, 4 का क्या मतलब 3 में से तो घट रहा है, तो 4 तो आने का नहीं है, ये आंसर जाएगा। नेक्स्ट, एक त्रिभुज ए बी सी में यदि एंगल बी 90 हो, एंगल सी 45 हो, तो ए सी की वैल्यू और ए सी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर हो, तो बी सी की वैल्यू कितनी होगी? इतना इजी क्वेश्चन गिवन है, देखो जरा मेरे भाई, एंगल बी गिवन है 90 है, इसे ए मानो, इसे बी, इसे सी, है नहीं। एंगल सी 45 हमें गिवन है, ये 45 डिग्री है, ये 90 गिवन है, तो ये भी 45 होगा, है नहीं, यानी कि ये दोनों इक्वल होंगे। अगर ये एक है, ये एक है, तो ये √2 होता है उस केस में। मानते हो क्या नहीं? आप बोलोगे जी सर। अब क्या कह रहा है वो कि यदि ए सी की वैल्यू 4 है, ए सी की वैल्यू कितनी मेरे भाई 4 है, तो बी सी की वैल्यू पूछ रहा है। हम कह रहे हैं ए सी की वैल्यू √2, वो कह रहा है 4 है, तो √2 का मतलब 4, एक का मतलब कितना होगा 2√2। हमसे पूछना चाह रहा है कितना? बी सी की वैल्यू, तो बी सी की वैल्यू कितनी होगी 2√2, यही इस सवाल का उत्तर है, 2√2। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, गरीबी रेखा से नीचे 4 कस्बों का प्रतिशत जनसंख्या और पुरुषों और महिलाओं का अनुपात को दर्शाती है। देखो हमें टाउन गिवन है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पुअर्टी लाइन ये है जी, बिलो पुअर्टी लाइन में मेल और फीमेल का रेशियो ये है, अबोव पुअर्टी लाइन में मेल और फीमेल का रेशियो ये है। ठीक है जी, देखो अगर टाउन ए में 10% बिलो पुअर्टी लाइन है, तो 90% अबोव पुअर्टी लाइन होंगे। मानते हो क्या नहीं? यानी कि 10% गरीबी रेखा से नीचे है एक टाउन में, इसका मतलब 90% गरीबी रेखा से ऊपर होंगे। बिल्कुल, ये बात क्लियर हुई। अगर बी टाउन में 15% गरीबी रेखा से नीचे है, तो 85% मेरे भाई उसमें ऊपर होंगे गरीबी रेखा से। सी में 80% होंगे और डी में 75% होंगे। ये चीज आपको समझ के चलनी है, ठीक है मेरे भाई। अब फोकस करते हैं क्वेश्चन पे। इतना डाटा पढ़ने से ये चीज क्लियर हुई है। देखो ये केवल एक क्वेश्चन सिंगल ऐसा है, अब तक 5 सेट्स की बात कर रहा हूँ मैं, 5वां करा रहा हूँ, जिसमें ये आपको सोचना पड़ रहा है
कि अगर बिलो पुअर्टी लाइन में 10% की बात कर रहा है वो, तो अबोव में 90% होगा। इतना सोचना पड़ रहा है, वरना सीधा सीधा डीआई के सारे सवाल हैं सीधे सीधे। अब बात करते हैं जी, शहर सी की कुल जनसंख्या 8,000 है। शहर सी ये है जी, इसकी जनसंख्या कितनी 8,000 है। तो राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर महिलाओं की संख्या पूछ रहा है, महिलाओं की संख्या पूछ रहा है। और महिला मेरे भाई गरीबी रेखा से ऊपर की बात कर रहा है। अब वो तो 3 का मल्टीपल आंसर होगा, और 3 का मल्टीपल केवल एक ही है, 2400। ये इसका आंसर होगा जी। यानी अब करते हैं इसे, 8,000 का अगर मेरे भाई 20% बिलो पुवर्टी लाइन है, तो 80% कितना होगा, अबोव पुवर्टी लाइन होगा, है नहीं। यानी 8,000 का 80% कितना होगा, 6400। 6400 मेरे भाई अबोव पुवर्टी लाइन है। वो किसके बराबर है, 5 और 3 8 हिस्से के बराबर है। और मेरे को बताना 3 हिस्से की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि 2400। कितनी होगी दोस्त, 2400। आप इसको डायरेक्ट मल्टीपल भी चेक कर सकते थे। 3 हाथों से गुजरने वाली जमीन की कीमत कुल मिलाकर 65% बढ़ जाती है। 3 हाथों से गुजरने का मतलब 3 लोगों के बीच में होगा गई है, मतलब 3 लोग उसको मतलब सेल करने वाले थे। पहले और दूसरे विक्रेता ने क्रम से 20% और 25% का लाभ कमाया, तीसरे विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ कितना है। ठीक है जी, देखो पहले विक्रेता और दूसरे विक्रेता फाइनली कितना परसेंट लाभ हो गया। देखो मैंने 20% पे बेच दिया, मतलब 100 रुपए का माल मैंने 120 में किसी पर्सन को दे दिया, फिर वो 120 पे लगाएगा 25% का प्रॉफिट, यानी कि 30%, 30 रुपए वो लेगा, यानी 150 में हो गया। यानी कि जब इस तरीके से लगातार बात चली हो तो वहां पर सक्सेसिव यूज कर सकते हैं। तो पहले और दूसरे ने फाइनली कितने परसेंट का प्रॉफिट बनेगा, टोटल अगर कंबाइन करो तो 20 + 25 + 20 गुणा 25/100, यानी कि 20 + 25 45 + 5 50%, तो ये बन गया। तो तीसरे पर्सन का लाभ कितना होगा कि फाइनली 65% आ जाए। तो 50% में अगर 10% जोड़ेंगे, 50 + 10 60 आ गया, और 50 × 10/100 यानी कि 5 वहां से आएगा, यानी 65% कब होगा, जब हमारा तीसरा पर्सन 10% का प्रॉफिट लेगा। आप कर सकते हो 50 + 10 + 50 × 10/100। करना नहीं है इसे सोल्व, को भी एक्स मान के करने ले जाओ। 50 + 10 60 5 65%। आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल इसका मतलब 10% करेक्ट होगा। नेक्स्ट, दो संख्याओं की ऊंचाई दे रखी है हमें 7 5, और उनके व्यास का रेशो 10 21 गिवन है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। ठीक है दोस्त, आयतन का रेशो क्या होने वाला है, देखो 7 5 हमें गिवन है, हाइट का रेशो और व्यास गिवन है इतना। वॉल्यूम क्या होता है, शंकु का होता है 1/3 पाई r²h। पहले वॉल्यूम की बात अगर मैं करूं ये है, अगर मैं दूसरे वॉल्यूम की बात करूं 1/3 पाई, हमने मान लिया उसे कैपिटल आर मान लिया और कैपिटल एच मान लिया, इसकी बात कर रहे थी। 1/3 पाई से 1/3 पाई कट गया। अब व्यास का रेशो में दे रखा 10 21, तो रेडियस का रेशो भी 10 21 ही होगा मेरे भाई। तो 10/21 दोनों पे स्क्वायर चढ़ा, मैंने एक साथ करके स्क्वायर चढ़ा दिया। और मेरे भाई अगर हाइट के रेशो की बात की जाए तो हाइट दे रखी 7 5 का, 7/5, इसे सोल्व करना है जी। तो 100/441 गुणा 7/5, 5 से 20 बार कट जाएगा, और 7 6 42 और 7 21, यानी 20/63 आ जाएगा इसका आंसर सी। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी दो भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, उनके बीच का कोण 45 डिग्री है। इतना इजी सवाल दिया, देखिए इतना इजी क्वेश्चन। एक ट्रायंगल है मेरे भाई, एक ट्रायंगल गिवन है, हमसे कह रहा है कि हमने मान लिया ABC है जी, दो साइड है जिनकी भुजा 4 और 5 है, ये 4 है जी, और मेरे भाई ये 5 है नहीं, और उनके बीच का कोण 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है। तो इनका एरिया पूछ रहा है, तो एरिया कितना होगा मेरे भाई, एरिया होगा 1/2 इन दोनों साइड के प्रोडक्ट, यानी 4 × 5 और साइन 45 डिग्री। तो 4 पंजे 20 का आधा 10, 10 को अगर मैं डिवाइड करूंगा साइन 45 के लिए 1/√2, यानी 5√2 आ जाएगी। 5√2 तो ऑप्शन नहीं है इसमें, इसका आंसर कितना का 5√2 बना लेना भाई, 5√2 ये कर लेना 5√2 है, तो 5 यहाँ लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं, चलो 5√2 कर लेना उसे डी। ठीक है, नेक्स्ट, 3 कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लिया गया समय ये है, तीनों कारों की गति का रेशो कितना है। आप एक चीज समझ सकते हो, आप एक चीज समझ सकते हो कि जब हमें समान दूरी गिवन हो तो स्पीड का रेशो, टाइम का रेशो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। इफ डिस्टेंस
इज इक्वल, अगर दो कंडीशन है उसमें डिस्टेंस इक्वल है, समान है, तो स्पीड और टाइम का जो रेशियो होगा ना वो जस्ट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। इट मीन्स अगर मेरे को स्पीड का रेशियो निकालना है ना तो टाइम का रेशियो का उल्टा करते चले जाओ, यानी 1/12, 1/15 और 1/10। 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 10 छंग 60, 5 4 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस इज योर दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 700 रुपये और 35% की एकल छूट और उसी राशि पर 18% और 12% की दो क्रमिक छूट के बीच का डिफरेंस कितना। ओके देखो 700 पर 35% की छूट दे तो कितनी छूट आएगी, 2 जीरो से परसेंटेज कट जाएगा, 7 पंजे 35, 7 21 3 24, 245 रुपए की डिस्काउंट आ जाएगा। और 18% और 12% दो क्रमिक छूट दे रहा है, तो यहां पर ओवरऑल कितनी छूट बनेगी, आप बोलोगे सर 18 और 12 30 और माइनस में 18 गुणा 12 कितना होगा, 18 नहीं 180, 18 दूनी 36, यानी 180 प्लस 36 216, यानी 2.16, तो कितना आएगा मेरे भाई, आएगा 27.84। तो 27.84% की डिस्काउंट यहाँ मिलेगा, 700 का 27.84, तो 700 का 27.84 परसेंटेज से जीरो कट जाएगा, तो मेरे भाई 7 की मल्टीप्लाई 27.84 में करनी, सिंपल 27.84, तो 7 चौक 28, कैरी 2, 7 8 56 2 58, ठीक है, कैरी 5, है नी, 7 7 49, यानी 27 7 189, 189 प्लस 5 194, ठीक है। तो फाइनली इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है जी वो, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा जी, 5.12 तो यहाँ से आएगा और 45 यहाँ से आएगा, 50.12, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट। माना त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर दो सर्वांगसम त्रिभुज है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कैसे होते हैं, बिल्कुल समान, बिल्कुल समान। अगर मैं एक चीज को दूसरी चीज पर रख दूंगा तो उसे ढक लेगी कंप्लीट, वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं। एक पिक्चर को दूसरे पे अगर ढक दूंगा तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल तब होंगे जब वो एक दूसरे को ढक लेंगे। वो कह रहा है कि एंगल ए और एंगल पी दोनों 90 डिग्री है। एक तो एंगल ए है मेरे भाई और दूसरा ट्रायंगल एंगल पी है। इट मीन्स दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं वो, ये एक ट्रायंगल ये होगा, एक ये लिख दिया मैंने, दो ट्रायंगल बना लिए। एक तो ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहा है जी, और फिर पी क्यू आर की बात कर रहा है नहीं। एंगल ए एंगल पी दोनों 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है जी। यदि बी सी बराबर 17 है मेरे भाई, बी सी कितना 17 है, ठीक है, तो पी आर की वैल्यू कितनी मेरे भाई 8 है, तो ए बी की वैल्यू कितनी होने वाली है, ए बी की वैल्यू क्या होगी ये पूछना चाह रहा है मेरे भाई। ये 90 है, इसका मतलब ये अगर 90 है ये 8 है, तो ये भी 8 होगा, है क्या नहीं, ये 17 होगा, और 15 8 17, ये ट्रिपलेट बना क्योंकि ये 90 है, ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। हमसे पूछ रहा है ए बी की वैल्यू कितनी होगी, यानी ये भी 15 होगी, तो ए बी की वैल्यू कितनी होगी 15। ये इसका आंसर है। चंद सेकंड का क्वेश्चन था। एक व्यक्ति के पास 3 लोहे की छड़ें हैं जिनकी लंबाई 20 30 और 40 मीटर है। वह तीनों छड़ों में से प्रत्येक से समान लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। यदि वह बिना किसी बर्बादी के काटता है तो कुल टुकड़ों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। ओके देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा हमें ऐसे टुकड़े काटने की लकड़ी ना बचे और बराबर लेंथ के हमारे टुकड़े कट जाएं। तो बराबर लेंथ के टुकड़े काटने के लिए इनका सबका एचसीएफ लेंगे जी, और 20 का 30 का 40 का होगा एचसीएफ 10, यानी कि अगर 10-10 मीटर के टुकड़े काट देंगे तो 20 मीटर में 2 टुकड़े तो यहाँ से बनेंगे, 30 मीटर में 3 टुकड़े यहाँ से बनेंगे, और 40 मीटर में 4 टुकड़े यहाँ से बनेंगे। तो 2 + 3 + 4 यानी कि फाइनली 7 टुकड़े बनेंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 4 9 होगा यार, 7 कहाँ से जोड़ रहा हूँ मैं, 9 होगा भाई, 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का एलसीएम 660 और उनका एचसीएफ 5 है। यदि एक संख्या 55 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। दो संख्याओं का एलसीएम 660 है, तो एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर एक संख्या 55 है, दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो 5 से 11 बार कट गया और 11 6 66, तो एक्स के लिए कितनी आएगी 60, यानी कि फाइनली दूसरी संख्या कितनी है जी 60। ये इसका आंसर होगा। इतने इजी सवाल है, मुझे नहीं लगता कि 1 2 3 क्वेश्चन को छोड़ के आपको एक भी सवाल में टाइम लग रहा है। ऐसे सवाल हैं कि बिल्कुल
20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट से सब नीचे करने वाले क्वेश्चन है। सिंगल क्वेश्चन मेरे को ऐसा नहीं लगा है जो यहाँ पर टाइम ले रहा है। तो मेरे भाई अप्रोच आपको अच्छी आनी चाहिए, कौन सा क्वेश्चन किस हिसाब से करना चाहिए, कहाँ पर डिजिटल सम अप्लाई करना है, कहाँ पर अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करना है और कहाँ पर आपको मैनुअली करना है। ये चीज़ अगर आप सीख रहे हो तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पेपर की धज्जे उड़ा के आओगे। और पेपर का लेवल मॉडरेट से नीचे है, मतलब इजी टू मॉडरेट भी नहीं बोल सकता मैं, ये समझ लीजिए आप। मॉडरेट का भी आधा बोलूंगा, है नहीं, इजी से थोड़ा सा ऊपर बोलूंगा, मॉडरेट से थोड़ा कम बोलूंगा, क्योंकि फिर ज़्यादा कम हो जाएगा, है नहीं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी हो तो मेरे को वीडियो जरूर बताना, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे भाई कमेंट जरूर करना, अपना प्लीज़ फीडबैक जरूर दिया करो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।